नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं और इस बीच शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भोपाल के मंत्रालय भवन में दरअसल 2.5 घंटे से आग लगी हुई है। आग में 5 लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई है। खबर ऐसी सामने आ रही है कि 5 लोग आग में फंसे हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का हर संभव प्रयास यहां पर करते हुए फायर कर्मियों को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें भोपाल से सामने आई है जहां मंत्रालय भवन में भीषण आग लगी हुई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वल्लभ भवन में जहां चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है। यहां पर दमकल कर्मियों को आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे से ये बिल्डिंग जो है वो धू-धू कर जल रही है और आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। और देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई है। आग चौथे फ्लोर पे लगी थी। हवा की वजह से आग कई फ्लोर तक फैल गई है। वल्लभ भवन में कई मंत्रालयों का ऑफिस भी है। मंत्रालयों के दस्तावेज भी यहीं रखे जाते हैं। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने का काम में अब भी जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आग में कई लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लेकिन अब भी जारी है। हम आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार भोपाल में आग का तांडव किस तरीके से रहा है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये वो बिल्डिंग है जहां पर खुद मुख्यमंत्री भी बैठते हैं। मंत्रालय भवन इसे कहा जाता है। और देखिए, आग का जिस तरीके से तांडव है या फिर जिस तरीके से आग फैली, वो तस्वीरें 4 चीजों में हम आपको दिखा रहे हैं। और उस बीच आपको बता देते हैं वल्लभ भवन जहां पर आग की तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। खबर ये सामने आ रही है कि 4 राज्य मंत्रियों के दफ्तर यहां पर है। इसी इमारत में सीएम ऑफिस के कुछ अधिकारियों के भी दफ्तर मौजूद हैं। सीएम दफ्तर के बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है। जिस फ्लोर पर लगी है आग, वहां पहले सीएम ऑफिस भी हुआ करता था। तो बहुत महत्वपूर्ण ये इमारत है जहां पर आग लगी है। कई अहम दस्तावेज यहां पर रखे हुए हैं और ऐसे में आग बुझाने की कोशिश करते हुए दमकल कर्मियों को आप देख सकते हैं। चौथी मंजिल पर आग लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की खबर भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, इस वक्त हालात किस तरीके के, सबसे पहले जो मौजूदा अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल प्रतिमा, तकरीबन 2 घंटे का समय हो गया है और अब भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां यहां पर आ चुकी है। लगातार कोशिश हो रही है और अभी भी आप देखें तो धुएं का गुबार यहां पर नज़र आ रहा है और लगातार कोशिश जारी है। जो 5 लोगों का जिक्र अभी आपने किया कि फंसे हुए हैं, दरअसल जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें सुबह 9:30 बजे पहला कॉल आया एक कर्मचारी का, जिसने कहा कि हम 5वें फ्लोर पर हैं, आग लगी हुई है, धुएं का गुबार है। और उसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम्स पहुंची। भोपाल की मेयर, डीजीपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिरकार इस आग पर काबू पाया जा सके। दरअसल ये 5वें फ्लोर पर या कहें इस वल्लभ भवन के टॉप फ्लोर पर सुमित आग लगी है और यहाँ पर पहले सीएम ऑफिस भी हुआ करता था। सीएम भी यहाँ पर बैठते थे। अभी जब नई बिल्डिंग बनी है तो इसी के पास वाली बिल्डिंग में सीएम बैठते हैं, मगर सीएम राहत कोष इसी फ्लोर से चलता है। 4 राज्य मंत्रियों के दफ्तर यहाँ पर हैं। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइल्स जो हैं वो इसी फ्लोर पर रखी हुई है। चूँकि ये मंत्रालय है, सचिवालय है, सरकार यहीं से चलती है, या कहें मध्य प्रदेश पूरा यहीं से चलता है और यहाँ पर अगर किसी भी फ्लोर पर आग लगेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का नुकसान होगा ही होगा। एक और महत्वपूर्ण हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो पिछले वर्ष की है और इसे दिखाना भी सुमित बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपने तस्वीर देखी वल्लभ भवन की जहाँ पर अभी आग लगी हुई है और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा भवन है। ये इमारत अब किसी काम की नहीं रही है। जो खर्चा है वो 200-250 करोड़ रुपए का बताया गया है, क्योंकि अब ये इमारत फिर से नहीं बनेगी। यहाँ पर भी 4थे फ्लोर पर आग लगी थी। शाम का 5 बजे का समय था। धीरे धीरे आग बढ़ी और सुबह के 5 बज गए, तब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। जनहानि नहीं हुई थी, मगर ये पूरी की पूरी इमारत अब किसी काम की नहीं रही है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। तो सबक क्या लिया? इस बिल्डिंग को दिखाने का मकसद यही था कि आखिरकार 1 वर्ष के बाद क्या सबक लिया गया। 1 महीने पहले इसी मंत्रालय में, इसी वल्लभ भवन में एक मॉक ड्रिल की गई थी
और मॉकड्रिल इस बात की कि आखिरकार आग बिल्कुल लगती बिल्कुल है देखिए तो शुभम उसे गुप्ता हमारे बुझाने साथ का बने हुए और प्रयास शुभम हमें करते बता रहे हैं कि देखिए कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय है, पूरी सरकार यहां से चलती है, सचिवालय एक तरीके का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी के पास की एक बिल्डिंग में 1 साल पहले आग लगी थी, लेकिन सबक अभी भी नहीं सीखा। और आइए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पिछले साल 12 जून की है, जब सतपुड़ा भवन में ये आग लगी थी। 30 से ज्यादा एसी ब्लास्ट हुए थे, जिसके चलते भीषण आग लग गई थी। दूसरी तस्वीर आज की है, जहां मंत्रालय भवन की तीसरी और चौथी मंजिल पर भीषण आग लगी। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा इलाका कितना ज्यादा संवेदनशील है। जो मुख्य जो मंत्रालय है या फिर आप कह सकते हैं विभाग है, वो इसी इलाके में आते हैं। और आज जहां पर आग लगी है, यानी आज जहां मंत्रालय भवन में आग लगी है, वो इलाका है जिसे सचिवालय कहा जाता है। उस बिल्डिंग में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सीएम भी यहां बैठते थे। 5वीं मंजिल पे, चौथी मंजिल पर आग लगी और लगातार आग पर काबू पाने का काम अब भी चल रहा है। तो एक साल से भी कम समय के अंदर 2 बड़े अग्निकांड यहां पर हुए, लेकिन सबक कोई नहीं लिया गया। इस बीच बता दें, घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने निर्देश जरूर दिए हैं, ध्यान रखें आगे ऐसी कोई घटना ना हो। ये राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। महत्वपूर्ण फाइलों का ध्यान रखें, ये भी मोहन यादव की तरफ से कहा गया है इस पूरे घटनाक्रम पर। वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। और आप सूबे के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि निर्देश दे दिए गए हैं, इस पर एहतियात बरतने के लिए, और निर्देश भी दिए गए हैं कि इस फाइल और दूसरी साजो सामान को सुरक्षित रखा जाए। इस बीच इस घटना को लेकर भोपाल मेयर ने भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवाने की कोई लोग फंसे हुए, अभी जो जानकारी मिल रही है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की 5 लोग फंसे हुए हैं, वो निकलवा रहे हैं, अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल करवा। ये बार बार आग क्यों लग रही है? पहले विंध्याचल भवन, अब वल्लभ भवन। पता करना पड़ेगा। वहाँ पर जी केमिकल एयरपोर्ट से मंगाया गया, कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी? जानकारी ले लूं, मैं पता कर लूं, पहले पूरी जानकारी ले लूं। तो ऑपरेशन ड्रैगन मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन हुआ है। बीआरओ ने तैयार की है रणनीतिक रूप से ये अहम सुरंग। ईटानगर से तवांग पहुंचना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सेना चीन बॉर्डर तक तेजी से अब पहुंच सकेगी इस टनल के तैयार हो जाने के बाद। तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सेला टनल का उद्घाटन किया, जिससे ईटानगर से तवांग पहुंचना अब बेहद आसान हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से इस टनल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चीन की तमाम चालाकियां हैं, उसके खिलाफ ये एक बड़ा जवाब। 13,000 फीट की ऊंचाई पर मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा, आप लोगों को मिलूंगा। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है।
तो दरअसल पीएम मोदी ने आज दुनिया की सबसे लंबी टनल देश को समर्पित कर दी है, जिससे चीन पर भारत को सामरिक बढ़त देगी। साथ ही ऑल वेदर होने की वजह से साल के 12 महीने इस रूट पर सफर जो है वो संभव हो सकेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस टनल के उद्घाटन को हो जाने से चीन की टेंशन भी बढ़ गई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं सुमित का। और देखिए सेला टनल से कैसे मिलेगी चीन को चुनौती, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सेला टनल से चीन को चुनौती ऐसे मिलने वाले कि 825 करोड़ की लागत से इस टनल को इसलिए तैयार किया गया ताकि ऑल वेदर रोड हो सके। 13,700 फीट ऊंचाई पर बनी है ये सुरंग। खास बात यह LAC तक तेजी से पहुंचना अब आसान हो जाएगा। महज 8 घंटे में ईटानगर से तवांग पहुंचा जा सकेगा। इससे पहले इस मामले में करीबन 14 घंटे लगते थे। रोज 5,000 वाहनों की आवाजाही यहां से मुमकिन हो पाएगी। 12 महीने खुला रहेगा ये रास्ता। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार रणनीतिक रूप से इसकी कितनी अहमियत है, यानी सेला टनल किस लिए इंपॉर्टेंट है। सेला टनल के जरिए 12 महीने खुला रहेगा ये रास्ता। बर्फबारी की वजह से 7 महीने तक ये इलाका कट जाता था और चीन बॉर्डर तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। चीन सीमा तक सेना का मूवमेंट और तेज और आसान हो जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे मजबूती मिलेगी। कितना अहम है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित। और कुछ जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं सेना टनल को लेकर ही। दुनिया की चूंकि ये सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दुनिया की सबसे लंबी 2 सुरंग है। ट्विन ट्यूब टनल जो है उसके बारे में जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जो ट्विन ट्यूब टनल, टनल 2 और टनल 1, ये हम आपको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि जो छोटी ट्यूब है और जो लंबी ट्यूब है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, कितना डिस्टेंस वो मापती है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 1594.90 मीटर और यहां पर लिंक रोड आप देख रहे हैं, सेला लेक आपको नजर आ रही है। और टनल 1 की बात करें 1003.34 मीटर, ये इतना फासला मापती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कुछ आपके सामने हम और रखने जा रहे हैं। सेला टनल, इससे चीन के भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह क्या है वो भी अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। सेना टनल की अगर हम बात करें जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, उसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक आखिरकार क्यों कहा जा रहा है, इसे भी आपके सामने जानकारी के तौर पर हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, समझिए इसको चीन बॉर्डर तक आर्मी का जो मूवमेंट है वो अब और ज़्यादा तेज़ हो सकेगा, इसमें तेज़ी आ सकेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि जो तेजपुर आर्मी हेडक्वार्टर है उससे तवांग की दूरी 1 घंटा अब और ज़्यादा घट गई है। साथ ही बता दें आपको चीन की हिमाकतों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी इस टनल की वजह से। इसके अलावा अतिक्रमण की साजिशों का माकूल जवाब हमारी सेना अब दे सकेगी। विस्तारवादी चीन पर सामरिक बढ़त के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ऑल वेदर टनल से सुरक्षा जो है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हमने रखी। LAC पर चीन कैसे घिर रहा है वो समझिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। अब तक 73 सड़कें बनी हैं जिनकी कुल लंबाई 804 किलोमीटर है। लागत की बात करें तो 1,937 करोड़ है। 2018 से लेकर 2023 तक BRO कुल 11,000 किलोमीटर सड़क बना चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि किस तरीके से LAC पर चीन की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली गई है। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बना रहा है भारत, ये भी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 11 से 16 मार्च के बीच किया जा रहा है लॉन्च। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप की मिसाइल रेंज से हो सकती है। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल 3,550 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत अपनी एक बड़ी क्षमता को और ज्यादा इजाफा कर सकता है अपनी क्षमता में। और देखिए अग्नि से दुश्मन किस तरीके से खौफ खाते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता रहे हैं कि भारत 11 तारीख से 16 तारीख के बीच अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसकी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर है, यानी करीबन 3,500 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। ये रेंज इतनी ज्यादा है कि इसके जद में कई इलाके आ जाएंगे। और खास बात यह है कि भारत इसका परीक्षण कल कर सकता है। कल 11 तारीख को इसके परीक्षण की संभावना है। तो अग्नि से दुश्मनों में खौफ पैदा होने वाला, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपके सामने रख देते हैं। दरअसल अग्नि मिसाइल की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जानकारी आपके सामने ये कि 5,000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में ये सक्षम है। इसके अलावा परमाणु क्षमता से ये लैस है। साथ ही बता दें इसकी रफ्तार की बात करें तो 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है।
1500 किलो का वॉरहेड ले जाने में ये अग्नि मिसाइल सक्षम है। साथ ही इसकी जद की बात करें, इसकी जद में पूरा चीन, अफ्रीका और यूरोप आ सकता है अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अग्नि मिसाइल को लेकर आपके सामने हम रख रहे थे। इस बीच अब बात करने जा रहे हैं हम ड्रैगन की चाल के खिलाफ भारत जापान एक साथ। और देखिए, भारत और जापान के बीच सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। जी हाँ, इस युद्धाभ्यास का नाम धर्म गार्जियन रखा गया है। खास बात यह कि बीकानेर के महाजन रेंज में 2 हफ्ते का यह युद्धाभ्यास है। दोनों देशों के 40-40 जवान इसमें शामिल किए गए हैं और देखिए 14 दिनों तक चलेगा यहां पर युद्धाभ्यास। और खास बात यह कि दोनों ही सेनाएं इसमें एक दूसरे से अपनी रणनीति और अपनी सेना की जो स्किल्स हैं वो शेयर करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि बीकानेर के महाजन रेंज में दोनों सेनाएं किस तरीके से परीक्षण कर रही हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर या फिर एक बड़े एक्सरसाइज के तौर पर दोनों सेनाओं के 40-40 जवान एक दूसरे के साथ वॉर एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए पहले आपको भारत और जापान के बीच 14 दिनों तक चली युद्धाभ्यास की 6 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस दौरान दोनों देशों के 40-40 जवानों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया, वॉर ड्रिल की। अधिकारियों ने जवानों को मुश्किल हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी। जवानों को ड्रोन की भी ट्रेनिंग दी गई और ये तस्वीरें इसमें साफ हो रही हैं किस तरीके से बीकानेर में ये पूरी वॉर एक्सरसाइज हो रही है। छिप कर निशाना लगाते हुए जवानों को आप देख रहे हैं, घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ट्रेनिंग देते हुए अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं और टारगेट को भेजते हुए जवानों को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर दुश्मनों का दी एंड वाला ये पूरा अभ्यास भारत और जापान के जवान साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही देशों के 40-40 जवान शामिल हैं। चलिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में सामने आया है एक वीडियो। एनआईए ने संदिग्ध का नाम नया वीडियो भी जारी किया और खास बात यह कि एनआईए ने आरोपी की पहचान के लिए लोगों से मदद भी मांगी है। संदिग्ध हमलावर बीएमटीसी की बस में चढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एनआईए को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई है और अब एनआईए ने एक और विजुअल जारी किया, एक और क्लिप जारी किया जिसमें ये वहां की बस में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए बीएमटीसी की बस में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है संदिग्ध, और संदिग्ध हमलावर के चढ़ने का वीडियो भी रिलीज किया गया है। और देखिए आपको बता रहे कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इस संदिग्ध शख्स की लगातार इसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा जा रहा है। इसके एक और वीडियो जारी किया गया था, इसमें एनआईए ने मांग की थी कि इसकी तलाश की जाए, इसकी पहचान की जाए और अब उसके बाद एक बार फिर से ये बस का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। तो वीडियो में दिख रहे शख्स को पकड़ने को लेकर एनआईए अब एक्शन मोड में है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने ऐसे में हम रख दें, बता दें आपको किस तरीके से ये जो संदिग्ध है, जिसको पहले तो मैं ये तस्वीरों में दिखा दूं, यहाँ पर चिन्हित किया गया क्योंकि ये बीएमटीसी की बस में सवार हुआ था। न केवल सवार हुआ था, बार बार अपनी सीट बदल रहा था। अब संदिग्ध हमलावर पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। सुमित, और देखिए एनआईए ने संदिग्ध का नया सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। बस का फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्लिप भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एनआईए लगातार इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। संदिग्ध हमलावर बीएमटीसी की बस में सफर करता हुआ दिख रहा है। प्रतिभा, सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आ गया। इस बीच हमलावर बस में बार बार अपनी सीट बदलता दिखाई दे रहा है और बस में चढ़ते वक्त पहले आगे की सीट पर बैठा और उसके बाद वीडियो में नजर आ रहा है साफ तौर पर कैसे उसने मूवमेंट किया और फिर वो आगे चल गया। और जी हाँ, थोड़ी देर सफर करने के बाद पीछे की सीट पर जाकर बैठा, जैसे प्रतिमा बता रही थी कि देखिए लगातार अपनी सीट चेंज कर रहा था। बिल्कुल, संदिग्ध ने बस में टोपी, मास्क और चश्मा भी लगा रखा है और बाकायदा ये वीडियो अब सामने आया है। एनआईए ने इस बीच लोगों से आरोपी की पहचान की अपील की है कि वो मदद करें। इसको पहचानने में एनआईए ने नंबर जारी किया है जिस पर जानकारी साझा करने की अपील लोगों से की जा रही है। एनआईए को ईमेल भी कर इस संदिग्ध की जानकारी दी जा सकती है। दरअसल इसने चश्मा, टोपी और मास्क इसलिए लगा रखा ताकि अपनी पहचान पूरी तरीके से छुपा सके और अब एनआईए ने इसको लेकर नंबर और ईमेल भी जारी कर दिए ताकि इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। तो गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को भेज सकती है पूछताछ के लिए नोटिस। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। कल पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा एल्विश यादव को मॉल में सीसीटीवी कैमरों की जांच भी इस बीच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के एक मॉल में एल्विश यादव ने मारपीट की थी, जिसको लेकर अब ये मामला गर्माता हुआ। यूट्यूबर सागर ठाकुर को अपने दोस्तों के साथ पीटा था उसने। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एल्विश यादव की ये तस्वीरें हैं जहां पर वो
एक यूट्यूबर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। यूट्यूबर का नाम सागर ठाकुर है और अपने दोस्तों के साथ उसकी लोकेशन पे गए, उसको पीटा और ये तस्वीरें लगातार बताई जा रही हैं कि एल्विश यादव ने इस यूट्यूबर की ना सिर्फ पिटाई की बल्कि उसको धमकी भी दी है। और देखिए लगातार इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद एल्विश यादव पर एफआईआर भी हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी है। विवेक, देखिए जिस तरीके से एल्विश पर पहले भी कई बार इस तरीके से आरोप लगे हैं मारपीट के, धमकाने के, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आ जाने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने किन किन धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है? देखिए लगातार अब गुरुग्राम पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। 323 और 506 एक धारा है जिसके तहत जो है पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो मॉल के थे वो पुलिस ने कलेक्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के लिए अब एल्विश यादव को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो एल्विश यादव के साथ लोग मौजूद है, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो साफ है कि अब एल्विश यादव की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि पुलिस नोटिस देकर उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। कल के लिए नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। जिस तरह से सूत्रों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हम लोग जल्द ही इस मामले में एल्विश यादव से पूछताछ करेंगे और नोटिस जो है वो भेजने की तैयारी कर ली गई है। तो साफ है कि अब एल्विश यादव से पूछताछ की जाने वाली है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एल्विश यादव एक कपड़े के स्टोर के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद अपने साथियों के साथ एक शख्स के साथ मारपीट करता है। ये शख्स बताया जा रहा है कि सागर ठाकुर है और सागर ठाकुर जो है वो एल्विश यादव को करीब 2021 से जानता है और बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर इनका विवाद चल रहा था। एल्विश यादव ने बताया जा रहा है कि उसे मिलने के लिए बुलाया था। सागर ठाकुर का कहना है कि जो लोकेशन थी वो एल्विश यादव के घर की थी या फिर उसके जानकार की थी, लेकिन सागर ठाकुर अपनी लोकेशन पे अब जो लेटेस्ट तस्वीरें इस बीच सामने आई हैं उससे ये भी साफ हो गया कि एल्विश और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलते हैं। सागर के पिता उमेश ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया। बेटे को कुछ भी हुआ तो एल्विश जिम्मेदार होगा, ये उमेश ठाकुर की तरफ से कहा गया। टीवी 9 से बोली सागर ठाकुर की मां बेबी देवी, कहा कि एल्विश को गिरफ्तार करे पुलिस, ये उनकी मां की तरफ से कहा गया। अब फिलहाल क्या स्थिति है सागर की? वो तो मैम पता नहीं है, इतना आया नहीं है। वो मेडिकल सब हुआ है, एफआईआर करवाया है। अब कैसा क्या है वो जब तक घर नहीं आता तो कैसे क्या पता चलेगा। बट जो मैंने वीडियो देखा है मेरा दिल दहल गया है। 8-10 आदमी मिल करके सागर को मार रहा है, एल्विश यादव उसका टीम, और अकेले सागर है। और इस पे अभी तक हरियाणा पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तारी नहीं किया है। ये पैसे है उनके पास, एल्विश यादव के पास। पैसे के बल पे वो हर आदमी को पीटता है, हर बार बच जाता है। कई बार ऐसा उसके साथ केस हुआ है, कई लड़के को उसने पीटा है, जो सोशल मीडिया पे देखा है हमने। उस हिसाब से एल्विश यादव हमेशा गुंडागर्दी करने पे तुला हुआ है। किसी को भी वो मार के पैसे के बल पे बच जाता है। ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है या जो भी है। अच्छा, आप लोग भी डर में हैं क्योंकि उसके साथ मारपीट हुई और उसके बाद क्या कभी भी घटना और भी आगे कर सकते हैं? सागर ठाकुर को मारने का धमकी एक बार नहीं कई बार दिया है। बार बार वो सागर ठाकुर को बार बार फ़ोन करता है था, जो जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। और ऐसा हुआ भी, उसने अपने घर पे बुलाया था। संजोग बस उसने घर पे नहीं जा करके किसी दुकान में बैठा हुआ था, वो आया 8-10 आदमी और वहाँ पे भी मार पीट कर रहा। और वहाँ पे भी उसने धमकी दे रहा है, जो वीडियो में भी आवाज़ रिकॉर्ड है। और जो देख रहा है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर ही करने आया था वो 8-10 आदमी, और 8-10 आदमी कहीं भी मेरे लड़के को, सागर ठाकुर को कुछ भी होता है तो एल्विश यादव जिम्मेवार होगी और उसके पूरा टीम। और जो हरियाणा पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है वो भी उसका जिम्मेवार होगा। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव की विवादों की फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल देखिए एल्विश के थप्पड़ कांड की 2 तस्वीरें। जो पहला वीडियो आपके सामने है वो गुरुग्राम का है और ताज़ा विवाद इसी पिटाई को लेकर है। दूसरा वीडियो जो आपके सामने हमने रखा है वो करीब 1 महीने पहले का जयपुर का बताया जा रहा है, जब एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय एल्विश का रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़के से विवाद हो गया था। एल्विश ने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया था और अभी जो लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं उसको लेकर सागर ठाकुर, जिसकी पिटाई की गई है, उसके माता पिता कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए। विवेक, देखिए एल्विश यादव के खिलाफ तो आपने बताया कि कानूनी कार्रवाई की गई है, लेकिन उनके साथ में जो ये 8 से 10 लोग नजर आ रहे हैं, क्या इनको भी आइडेंटिफाई किया गया? इनके खिलाफ भी कोई पुलिस कार्रवाई की गई है?
देखिए, बात की जाए तो इस मामले में नोटिस देकर एलविश यादव को पूछताछ के लिए जब बुलाया जाएगा तो उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार वो जो 8 से 10 लोगों की बात हो रही है वो लोग कौन थे जो कि वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि पहले उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसके बाद उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे में एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एलविश यादव को नोटिस देने की तैयारी में पूरी तरह से तैयार है पुलिस और कल का नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। तो ऐसे में अब एलविश यादव कब पुलिस की पूछताछ में शामिल होते हैं वो देखना जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से सागर ठाकुर ने काफी गंभीर आरोप लगाया है, मारपीट के केस दर्ज कर लिया गया है, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है वो भी पुलिस ने कलेक्ट कर ली है। उसके अलावा मॉल के अंदर की जो फुटेज है बताया जा रहा है कि वो भी पुलिस ने ले ली है। तो कितने बजे वो दाखिल होते हैं, कितने बजे बाहर निकलते हैं, स्टोर के अंदर कब दाखिल होते हैं, स्टोर के अंदर क्या क्या होता है, वो सारे एविडेंस जो है वो पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है, इसको लेकर अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें लोकसभा चुनाव से पहले की बड़ी आहट, एनडीए में टीडीपी फिर से शामिल हुई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है, जनसेना पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बनी। तो सूत्रों का ये भी कहना है कि एनडीए में टीडीपी और जनसेना अब शामिल हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है बैठक में पवन कल्याण भी मौजूद रहे। ऐसे में एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां एनडीए में टीडीपी और जनसेना शामिल हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों ही दलों के नेताओं की। जनसेना पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बनी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की मुलाकात जो हो रही थी, बैठक जो हो रही थी, वो खत्म हो गई है। इसी बैठक में पवन कल्याण भी मौजूद रहे और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दल अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि अमित शाह पटना के लिए रवाना भी हो गए। एनडीए के सहयोगियों के साथ करेंगे मंथन। पाली में ओबीसी मोर्चे के संबोधन को भी संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अलायंस से बातचीत भी कर सकते हैं अमित शाह। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू से मिले, उसके ठीक बाद अमित शाह बिहार के लिए निकल गए। एनडीए के सहयोगियों के साथ मंथन करेंगे अमित शाह और पाली में ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। खास बात यह कि अपने सहयोगियों के साथ टिकट फाइनलाइज की जा रही है और यही वजह है कि अमित शाह अब बिहार पहुंच गए। आमोद रॉय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, यहाँ पर दो बड़ी खबरें एनडीए कुनबे से आ रही हैं। पहली हमने देखी है कि ये सूत्रों का कहना है कि एनडीए का कुनबा बढ़ गया है। यहाँ पर टीडीपी और जनसेना के शामिल होने की खबरें सामने आ रही है और इस बीच अमित शाह की वो तस्वीरें जहाँ वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, अमित शाह पटना के लिए रवाना हो गए हैं और पटना में आज उनका दो कार्यक्रम है। एक वहाँ कैलाशपति मिश्रा जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता होते थे, उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। नया उनकी मूर्ति लगाई गई है उस पर। और दूसरा आज ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है, उनका अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह जाएंगे और वहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो उस वर्ग के कार्यकर्ता है, उनको संबोधित करेंगे। और जिस तरह से बिहार से इस बार राजनीति शुरू की गई थी पिछड़े वर्ग की और कास्ट सेंसस कराने के बाद उसका एक काट बीजेपी ने जो ढूंढा था उसको आज बताएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें आंध्र पॉलिटिक्स की, तो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। आज आखिरी बातचीत माना जा रहा है इसको और इसके बाद अब इसकी घोषणा भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और इसका ऐलान अगले 1-2 दिनों में कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आमोद राय बता रहे हैं कि सीटों का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। जल्द ही ये खबर भी सामने आ जाएगी कितनी सीटों पर कौन सा दल लड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये डेवलपमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एनडीए का कुनबा भी साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पीएम ने असम और नॉर्थ ईस्ट को करोड़ों की सौगात दी है। आज सबसे पहले पीएम मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क गए। पीएम मोदी ने काजीरंगा में जंगल सफारी का आनंद लिया। पीएम काजीरंगा में हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए। जंगल सफारी के दौरान पीएम काजीरंगा की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहे थे।
फोटोग्राफी के लुत्फ उन्होंने लिया। पीएम ने जिप्सी से भी सफारी का आनंद लिया। उनके साथ उद्यान निदेशक सोनाली घोष और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी भी मौजूद रहे, जो जंगल और जानवरों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दे रहे थे। और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां हाथी पर जंगल सफारी उन्होंने की है। और पीएम मोदी को काजीरंगा में सफारी कराने वाले ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। पीएम मोदी को सफारी कराने वाले ड्राइवर की ये पूरी बातचीत। খুব ভাগ্যৱান মানে ইমান দিনে আমি টিভিয়ে নিউজত আমি দেখি আছিলোঁ, আজিতো কাষতে পাই কিবা মোৰ মানে ভাষা নাই মানে ক'বলৈ, যে ইমানে ফূৰ্তিও লাগিছে ভয়ো লাগিছে মানে। কিন্তু সেই আৰু ভাগ্য আছিলে পালে, লগত ঘূৰালোঁ তেখেতক, ভাল লাগিলে মনটো, যাতে একো এটা অসুবিধা নোহোৱাকৈ মেমে তেওঁক বুজাই গৈ আছে। তেখেতেও ভাল মানে ভাল ক'ব লাগিব আৰু মানে মেমে যিটো অলপ ক'লে তেওঁ মানে বুজি পাই যায়। গড় ম'হ বা পশু বা দল হৈ নাই দেখিছেই বাৰু, হাতীও দেখিলে, দাঁতাল হাতী বা মাইকী হাতী দেখিলে, কিন্তু বাঘটোৰ বাহিৰে বাকী চব দেখিলে বাৰু ধৰক।